हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तुतिकरण, जिसे प्रेजेंटेशन पे कहा जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो प्रस्तुतिकरण जो है वो एक क्रिया है जिसके अंतर्गत विनिमय साध्य विलेख का धारक या उसका अभिकर्ता उस विलेख के लिए 3-4 शर्तें होती हैं या उद्देश्य कह लें, किसी भी उद्देश्य से देनदार के समक्ष उसको प्रस्तुत करता है। तो ये उद्देश्य जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे स्वीकृति के लिए, है ना, या फिर दर्शनार्थ के लिए या फिर भुगतान के लिए। तो ये तीनों ये विभिन्न उद्देश्यों के अंतर्गत प्रस्तुतिकरण का जो है विवेचन किया जाता है। अब सबसे पहला आता है इसी में कि इन 3 चीज़ों में सबसे पहले आती है प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस। तो देखते हैं प्रेजेंटेशन में एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो यहाँ पर है कि विनिमय साध्य विलेख के लिए केवल बिल ऑफ एक्सचेंज को ही हम जो है देनदार के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है, जबकि जो हमारे होते हैं चेक, ड्राफ्ट और प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय साध्य विलेख में, जैसे विनिमय साध्य विलेख में इनकी स्वीकृति की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। उसी प्रकार किसी शर्त सहित या विशेष घटना के घटित होने पर देय विनिमय बिलों के लिए भी स्वीकृत की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। फिर भी अतिरिक्त सुरक्षा या देनदार के भुगतान की जो इंटेंशन जानने के लिए स्वीकृति के लिए बिलों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है ना। तो ये तो हुआ स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण क्या होता है। अब सवाल ये होता है कि स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण के लिए आवश्यक क्यों है। तो इसके लिए आवश्यक होने के कारण जो हो सकते हैं वो है कि बिल पेबल आफ्टर साइट के दर्शन उपरांत देय बिल। तो विनिमय साध्य विलेख की धारा 61 के अनुसार दर्शन उपरांत देय बिल को देनदार की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ताकि उस बिल की जो मैच्योरिटी की डेट निश्चित की जा सके। अब आता है कि स्वीकृति का स्पष्ट निर्देश। तो जिन विनिमय बिलों के लिए लेखक या देनदार का स्पष्ट निर्देश हो कि बिल के पेमेंट के पूर्व बिल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, तो ऐसे बिलों को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो इस कारण से स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। फिर विनिमय बिलों पर स्वीकृति के क्या क्या प्रारूप हो सकते हैं, कितने रूप हो सकते हैं। तो उसके 2 ही रूप हैं। सबसे पहला तो जनरल एक्सेप्टेंस और दूसरा शर्त सहित स्वीकृति। तो सबसे पहले देखते हैं कि जनरल एक्सेप्टेंस क्या होती है। तो जनरल एक्सेप्टेंस होती है जबकि देनदार बिल की स्वीकृत बिना कोई शर्त लगाए या बिना किसी निश्चित टाइम के अवधि के बताए बिल को लिखित राशि का यथावधि उसका है पेमेंट करता है। तो ऐसी जो है स्वीकृति या जनरल एक्सेप्टेंस कही जाती है। फिर आता है शर्त सहित स्वीकृति। तो जब देनदार बिल की स्वीकृत किसी शर्त के अधीन होता है ना, तो ऐसी स्वीकृति शर्त सहित स्वीकृति कहलाती है। जैसे हमें कहें कि कोई भी चीज़ है वो निश्चित स्थान पर पहुंचने पर ही उसका बिल पे होगा, है ना। या फिर हमें कहें कि कोई भी चीज़ है निश्चित तिथि, मतलब 3 महीने बाद ही बिल इसका देय होगा, है ना। या हम कह लें कि निश्चित कोई बैंक की ब्रांच है उसी पर इसका बिल जो है पे होगा। तो ये कहलाते हैं हमारे शर्त सहित स्वीकृति, है ना। अब आता है इसमें कि बिलों की वैध स्वीकृति के लिए आवश्यक जो है शर्तें क्या हो सकती हैं या तत्व क्या हो सकते हैं ना। तो चाहे बिल पर सामान्य स्वीकृति हो या शर्त सहित स्वीकृति, बिल की वैध एक्सेप्टेंस के लिए शर्तें होना बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि स्वीकृत देनदार द्वारा होना चाहिए
कि जब भी किसी बिल की स्वीकृति किसी वैध तभी में वैध मानी जाएगी कि जब उस पर स्वीकृति देनदार द्वारा की जाए और एक से अधिक देनदार होने पर सभी देनदारों की स्वीकृति यहाँ पर आवश्यक होगी। फिर हमारे जो हैं देनदार के हस्ताक्षर बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पर। तो बिल की स्वीकृति के लिए देनदार या देनदारों के सिग्नेचर ज़रूरी हैं और सिग्नेचर ही स्वीकृति के लिए पर्याप्त होते हैं, चाहे स्वीकृत शब्द लिखा हो या नहीं लिखा हो, है ना। पर और फिर आता है कि स्वीकृति या तो रिटन या फिर विलेख के मुख्य पृष्ठ पर या फिर विलेख पर ही होनी चाहिए। तो विपत्र के अलावा अन्य कागज या दस्तावेज पर स्वीकृति वैध नहीं मानी जाएगी। और स्वीकृति तभी पूर्ण मानी जाती है जब स्वीकृति देने वाले देनदार या देनदारों द्वारा बिल विलेख या धारक की स्वीकृति के बाद लौटा दिया जाए। तो ये तो मैंने बताया कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं इसके लिए। अब आता है कि विनिमय बिल के प्रस्तुतिकरण के लिए नियम या तत्व कौन से हो सकते हैं। तो नियम या तत्व को जानते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला तो हो सकता है कि विनिमय बिल का प्रस्तुतिकरण किसके द्वारा। तो हमारे विनिमय बिलों की स्वीकृति या पेमेंट के लिए प्रस्तुतिकरण विलेख के धारक या उसके अधिकृत जो एजेंट हैं उनके द्वारा किया जा सकता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। अब विनिमय बिलों का प्रस्तुतिकरण किसको किया जाए। तो इसमें है कि विनिमय बिलों की स्वीकृति या भुगतान के लिए उसी व्यक्ति को प्रस्तुत किए जाते हैं जो स्वीकृति देने के लिए अधिकृत होते हैं, जिस पर कि बिल के भुगतान देने का दायित्व हो। और विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 33 के अनुसार जो है विनिमय बिल पर स्वीकृति के लिए जो होते निम्न व्यक्ति अधिकृत माने गए हैं, जैसे कि विनिमय बिल का देनदार हुआ या उसका अधिकृत एजेंट हुआ। विलेख के एक से अधिक देनदार होने पर सभी देनदार, साझेदारी की अवस्था में अधिकृत कोई भी क्रियाशील साझेदार हो सकता है। देनदार की डेथ पर उसका वैधानिक जो लीगल उत्तराधिकारी है वो वैलिड हो सकता है यहाँ पर। फिर देनदार की दिवाली हो जाने की दशा में सरकार द्वारा नियुक्त पेयी जो होता है ये भी हो सकता है। अब विनिमय बिल का प्रस्तुतिकरण का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो विनिमय बिल के स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण के समय संबंधी प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि विनिमय बिल भुगतान से पूर्व किसी भी समय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर प्रस्तुतिकरण का समय निश्चित होने पर उसका प्रस्तुतिकरण उस निर्धारित समय से पूर्व होना चाहिए। फिर प्रस्तुतिकरण व्यावसायिक दिवस बिजनेस हावर्स में और बिजनेस टाइमिंग पे होना चाहिए, है ना। तो ये तो मैंने बताया टाइम पीरियड की बात। फिर इसमें आता है प्लेस की बात कि प्रेजेंटेशन का प्लेस क्या हो। तो विनिमय बिलों का प्रस्तुतिकरण उस स्थान पर किया जाना चाहिए जो विपत्र में अंकित हो। अगर स्थान अंकित नहीं हो तो धारक उसे स्वीकृतकर्ता के बिजनेस प्लेस पर या उसके ऑफिस में या उसके रेजिडेंस पर स्वीकृत हेतु उसको प्रेजेंट कर सकता है। फिर प्रस्तुतिकरण का प्रमाण आवश्यक है ना। तो जब विनिमय बिल के स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो उसके प्रमाण हेतु जैसे प्रस्तुतिकरण रजिस्टर्ड डाक से किया जाता है, ताकि अगर देनदार स्वीकृति प्रदान न करे तो यह प्रस्तुतिकरण का ठोस प्रमाण हो। तो ये तो मैंने बताया कि कौन कौन सी नियम और शर्तें होती है। इसमें नियम और शर्तों में एक चीज़ और आती है कि विनिमय बिल की स्वीकृति के विचार हेतु टाइम ड्यूरेशन, है ना। तो अधिनियम की धारा 63 के अनुसार बिल का स्वीकारकर्ता और स्वीकृति का दायित्व ग्रहण करने से पहले विचार हेतु सार्वजनिक अवकाशों के अतिरिक्त 48 आवर्स का समय ले सकता है, किंतु स्वीकृति मिल जाने पर यह उसी समय से प्रभावी माना जाएगा जबकि बिल स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अब ये तो मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या क्या विनिमय बिल के प्रस्तुतिकरण के लिए कौन कौन से नियम या तत्व हो सकते हैं। अब इसी में आता है कि प्रतिज्ञा पत्र का अगर दर्शनार्थ प्रस्तुतिकरण हो तो
जो कि प्रतिज्ञा पत्र लेखक द्वारा खुद ही भुगतान का लिखित एक प्रॉमिस है, अतः उस पर स्वीकृति की कोई ज़रूरत नहीं होती। पर इन 2 कंडीशन में प्रतिज्ञा पत्र के पेमेंट पर पूर्व दर्शनार्थ प्रस्तुतिकरण आवश्यक माना जाता है। कब कब कि जब प्रतिज्ञा पत्र दर्शनार्थ उपरांत मांग पर देय हो तो लेनदार अथवा धारक को प्रतिज्ञा पत्र का पेमेंट से पूर्व और दर्शनार्थ प्रस्तुतिकरण अनिवार्य है। अगर ऐसा प्रतिज्ञा पत्र दर्शनार्थ प्रस्तुत नहीं किया जाता तो प्रतिज्ञा पत्र का लेखक या अन्य बेचानकर्ता होता है, उसे धारक के प्रति अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। फिर दूसरी कंडीशन आती है जब प्रतिज्ञा पत्र निश्चित तिथि के उपरांत देय हो, तो ऐसी स्थिति में प्रतिज्ञा पत्र के पेमेंट से पूर्व और दर्शनार्थ प्रस्तुतिकरण उस प्रतिज्ञा पत्र के भुगतान की तिथि निश्चित करने के लिए आवश्यक होती है। तो ये तो मैंने बताया कि विनिमय साध्य विलेख में प्रस्तुतिकरण के क्या नियम होते हैं और प्रतिज्ञा पत्र के दर्शनार्थ प्रस्तुतिकरण किस प्रकार किया जाता है, 2 तरीके से, है ना। ये 2 तरीके से मैंने बताए हैं आपको। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें और आती हैं, जैसे भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण क्या है, इसके नियम क्या हो सकते हैं, और भुगतान के लिए विलेख का प्रस्तुतिकरण कब किया जाए, है ना, और चेक का भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए, या प्रतिज्ञा पत्र के भुगतान के लिए प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।